सलाम खुशामदीद। मैं एहतशामुल्लाह बहलीम और आप पब्लिक पॉडकास्ट मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज की पॉडकास्ट मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इससे कबल हमने जितनी भी पॉडकास्ट की या तो वो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के हवाले से थी या फिर वो एंटरटेनमेंट के हवाले से थी। लेकिन ये जो पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट नहीं है, बल्कि हम एक टीचर से सीखेंगे कि सहाफ़त है क्या। हम उनसे सीखेंगे कि जब जर्नलिज़म करनी है तो हमने किस किस नज़रिए से किस किस चीज़ को परखना है। इनका तारुफ़ करवाऊँगा तो वो बहुत बड़ा तारुफ़ है। स्टोरीज़ इन्होंने जो भी की, वो मुझे लगता है कि ब्रेकिंग बन गई, तमाम चैनल्स पे चली। और वो हमने आने वाले वक्त में ये भी सुना कि वो ख़बरों में हमने अगर सहाफ़त पढ़नी है तो हमने वो ख़बर सुननी है और हमने दंग हो जाना कि यार ये कैसे कर दिया इन्होंने। ख़ावर नईम हाशमी साहब, आप जानते होंगे, लेकिन आज हमारे सामने मौजूद हैं। सर, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। सर, मुझे लगता है ये पॉडकास्ट नहीं है, नहीं, ये नहीं, बल्कि एक शागिर्द अपने उस्ताद के सामने बैठ के नहीं, सीखेगा कि एक, सहाफ़त है एक, क्या। एक दोस्ताना मुलाकात। सर, कैसे मिजाज है? खैरियत अल्लाह से? का शुक्र है, बिल्कुल। सर, एक मुझे लगता है 5 दहाई हैं सहाफ़त की, जो आपने सहाफ़त को देखा, परखा। आज से 50 साल पहले सहाफ़त कैसी थी? सहाफत का जो रियल कॉन्सेप्ट है हुँ, हुँ। उस पर पूरा उतरती थी। अरे! नजरियाती जरूर होता था हुँ, उस जमाने में, लेफ्ट और राइट। हुँ, हुँ। बिल्कुल ऐसे ही। ये लेफ्ट के साफी हैं, ये राइट के, दाएं हुँ, बाजू के, बाएं बाएँ बाजू बाजू के, के। चीन नवाज या मॉस्को नवाज हुँ, हुँ। जो लेफ्ट में होते थे, जी, उनमें बिल्कुल। उनमें भी एक फर्क होता था। ओके। दूसरा, जमात इस्लामी का ज़्यादा असर रसूख था हुँ, हुँ। उस ज़माने में, ठीक है। 50 साल पहले। जी, जी। मैं तो 53 ईयर हो गए मेरा ख्याल है हाँ, हाँ। इसमें। तो वो सहाफ़त जो थी, सहाफ़त का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, ओनली हुँ, हुँ। दो लफ्ज़ी कि जर्नलिस्ट ने एक इतला ढूंढनी है, खबर ढूंढनी है, हुँ, हुँ। और वो इतला खबर पब्लिक करनी है, लोगों तक पहुंचानी है। हुँ, हुँ। इसके अलावा सहाफ़त का दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आज जो सहाफ़त चल रही है, हुँ, हुँ। ठीक जो है। प्रोग्रामों में चल रही है, मुख्तलिफ तरीक़ों से चल रही है, हुँ, हुँ। तो ये कोई इसको हम सहाफ़त नहीं, कोई और नाम हम दे सकें तो दे सकते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन मैं इसको सहाफ़त नहीं समझता, एक कारोबार समझता हूँ। हुँ, हुँ। आज सहाफ़त के नाम पे कारोबार हो रहा है। ठीक है। आप देखते हैं हुँ, हुँ। कि जितने भी टेलीविज़न है, हुँ, हुँ। उनके पीछे देखें कि लोग कौन है, हुँ, हुँ। तो आपको प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आएगा। हुँ, हुँ, हुँ। सर, हमने 5 दहाइयों की बात की, 50 साल कबल। आपने जैसे बताया भी कि सही सहाफ़त तब हो रही थी। लेकिन सर, वो जो ज़माना था, उस वक़्त ज़ियाउल हक साहब थे और हम सुनते हैं कि सहाफ़ियों ने जो सोबतें बर्दाश्त की हैं, उस ज़माने में की हैं, आपने भी की हैं। तो सर, तब क्यों इतनी था सोबतों के बावजूद भी सहाफ़ी डटे हुए थे? सहाफ़ी एक थे, यूनियन एक थी, इत्तेहाद था। हुँ, हुँ। यहाँ तक कि ज़ियाउल हक के आने के बाद भी ये इत्तेहाद बरकरार रहा। हुँ, हुँ। फिर ज़ियाउल हक ने डिवाइड किया यूनियन को, ओके। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को डिवाइड किया। हुँ, हुँ। उसमें ज़ियाउल इस्लाम अंसारी जैसे लोग थे, रशीद सिद्दीकी जैसे लोग थे, एक इमरोज़ में साहब होते थे, वो थे। तो एक डिवीज़न पैदा की गई। डिवीज़न पैदा करने के बाद ना सिर्फ जो अपने हामी ज़ियाउल हक ने सहाफ़ी बनाए, हुँ, हुँ। उनको माली बरात दी, ठीक है। ना सिर्फ माली बरात दी, बल्कि उनके रिश्तेदारों, बहनों, भाइयों, अजीज़ों तक को प्लाट दिए गए, पैसे दिए गए, और पता नहीं क्या क्या किया गया, किस तरह नवाजिशें की गई। हुँ, हुँ। और इस तरह वो जो एक ग्रुप बना था, उसका नाम, सबसे पहले नाम रशीद सिद्दीकी ग्रुप था। हुँ, हुँ। ठीक है। वो अब तक भी मौजूद है दस्तूरी ग्रुप की शक्ल में, ओके। आज भी मौजूद है। हुँ, हुँ। लेकिन वो हरकतें वो नहीं कर रहे जो दस्तूरी उस ज़माने में होती थी। हुँ, हुँ। दस्तूरी ग्रुप एक नज़रियाती ग्रुप है, हुँ, हुँ। वो अपने नज़रियात के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो दूसरा ग्रुप जो है वो अपने नज़रियात के मुताबिक काम कर रहा है। हुँ, हुँ। लेकिन एक जो सूरत हाल है कि मैंने आपको बताया कि हम बग़ैर किसी
सोचने के बगैर, सोच समझ के बगैर खुली बात कर सकते हैं कि आज पाकिस्तान में सहाफ़त का वजूद नहीं है, सहाफ़त के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कारोबार है। हम्म। यानी पाकिस्तान से सहाफ़त ख़त्म हो चुकी है। सहाफ़त भी ख़त्म हो चुकी है, सहाफ़ी भी ख़त्म हो चुका है। तो सर ये जो हमें नाम नहाद सहाफ़ी नज़र आ रहे हैं, आपके नज़दीक ये भी सहाफ़त नहीं कर रहे? देखिए हर सहाफ़ी, अब सहाफ़त लोग क्या समझते हैं, हम्म। टीवी खोलते ही नहीं है। ठीक है। मेरे जैसा सहाफ़ी जो है वो ख़बरें नहीं सुनता, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल पे जितनी ख़बरें सुनी होती है, जब मैं 9 बजे का, 12 बजे का, दोपहर का बुलेटिन सुनता हूँ, तो तमाम की तमाम ख़बरें जो हैं या मैं वेब पे देख चुका होता हूँ या अपने मोबाइल पे देख चुका होता हूँ। हम्म। वो सारा कुछ आ गया। रिपोर्टर ने काम करना शुरू कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई है। रिपोर्टर जो है मार्केट में नहीं जा रहा, जाए वकूआ पे नहीं जा रहा, ठीक है। पूल हो रहा है। एक आदमी के पास खबर होती है और वो जो खबर होती है वो तकसीम हो जाती है व्हाट्सएप के हाँ हाँ ज़रिए हाँ। लोगों में, वो एक ही खबर चलती है। मिसाल के तौर पे कुछ अर्सा पहले मैं इसी रोड पे एक बड़ा टेलीविज़न हुआ करता था, वहाँ पे एडिटर के तौर पे काम कर रहा था। मुझे एक रिपोर्टर ने बहुत अच्छी खबर दी। क्या खबर सर? मुझे याद नहीं है Okay. कि खबर ऐसी थी कि मैं उछल गया कि यार इतनी अच्छी खबर लेके आ गई है। तो मेरी एक आदत है जंग में भी और जियो में भी, जहाँ मैंने 37 ईयर गुजारे हैं जंग और जियो में। जंग में मैं एडिटर था, जियो में मैं 13 साल तक ब्यूरो चीफ रहा, उसके बाद बोल में गया, फिर क्या हालात हुए आप लोगों के सामने। तो एक खबर दी मुझे एक रिपोर्टर ने, तो मेरी आदत थी कि जब कोई रिपोर्टर मुझे एक्सक्लूसिव या अच्छी खबर देता था तो मैं अपने मालिक को ज़रूर बताता था। अच्छा। कि फ़लाँ रिपोर्टर ने जी आज कमाल की खबर दी है और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अगर उसको शाबाश देंगे तो उसकी हौसला अफजाई होगी। सर मुझे लगता है कि वाकईतन जो रिपोर्टर होता है वो एप्रिसिएशन का कहीं ना कहीं भूखा भी होता है कि यार मुझे इसकी कोई एप्रिसिएशन मिले। मेरा अपना था कि भी मैं खुद भी अप्रिशिएट करूं और मेरे अदारे का मालिक जो है उसको अगर बहुत अहम चीज़ है तो अप्रिशिएट करे। ओके। तो इसी रोड पे एक टीवी हुआ करता था, आजकल वो बदल गया है, दूसरी जगह चला गया है। ओके। तो मुझे एक रिपोर्टर ने खबर दी तो मैं उछला और उछल के मैंने अपने वो जो मालिक था, ओनर था, उन्हें फ़ोन किया कि जी फ़लाँ रिपोर्टर ने बहुत अच्छी खबर दी है। कहने लगा क्या खबर है? तो मैंने कहा ये खबर है। कहता आप ज़रा 1 मिनट के लिए मेरे पास तशरीफ़ लाएंगे? मैं उनके पास गया तो उन्होंने अपना मोबाइल खोला, वो कह रहा है कि ये खबर 13 दिन पहले मेरे पास आई हुई थी। आज के रिपोर्टर में और माजी के रिपोर्टर में ये एक फ़र्क है। सर खावर नईम हाशमी जब उनको ज़ियाउल हक के ज़माने में पकड़ लिया जाता है, कोड़े पड़ते हैं, मारें पड़ती हैं, हुआ क्या था, किस बात पे पकड़ा गया और उसके बाद हुआ क्या? देखिए उस ज़माने में, उस ज़माने से पहले तो जो सबसे बड़ा अखबार था, किसी ज़माने में कोस्तान हुआ करता था, रोज़नामा, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आया था। ठीक है। फिर सबसे बड़ा अखबार बना मशरक, बिल्कुल आज भी जो गली गली में नज़र आता था। आप जहाँ मर्जी चले जाए लोग मशरक पढ़ते ही नज़र आते थे। रियाज बटालवी साहब का बड़ा अहम किरदार था और बड़े प्रोफेशनल साफ़ी वहाँ पे हुआ करते थे। सर जो आज सियासत में वो भी उसके साथ थे जुड़े हुए, KPK में वो शौकत यूसुफजई जो वज़ीर इत्तलात रहे हैं वो भी मशरिक में खैबर पख्तूनख्वा के थे हिस्सा। बहुत शख्सियात जुड़ी हुई थी, बड़े बड़े नाम हैं, रहीमुल्लाह यूसुफजई, ये वो पता नहीं क्या क्या नाम थे। तो जब मुसावात, जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लगाया तो मशरक अखबार जो था एकदम डाउन हुआ और मुसावात जिसके ओनर, बाकायदा ओनर ज़ाती तौर पे जिनका फैमिली अखबार था, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो थे। जुल्फ़कार अली भुट्टो का अपना अखबार था? जुल्फ़कार अली भुट्टो का फैमिली अखबार था, ज़ाती अखबार था मुसावात।
और उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे। वक्त के वजीर आजम का अपना अखबार है, अपना अखबार, वो जो चाहे लिख दे। अपना अखबार था। क्योंकि जब उन्होंने कराची से मुसावात निकाला था 1973 में, तो मैंने 1973 में मुसावात को कराची से ज्वाइन किया था और उसके बाद मैं लाहौर वापस आ गया था। फिर मार्शल लगता है, चूँकि भुट्टो का अखबार है, आप उस पर पाबंदी लगा देते हैं, ठीक है। लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जब बेरोजगारी फैलती है तो हमने तहफ़्फ़ुज़ रोज़गार और आज़ादी सहाफ़त, ये दो चीज़ों को सामने रखते हुए तहरीक शुरू की, एहतजाजी तहरीक। मंटगुमरी रोड, गुलिस्तान सिनेमा लाहौर के करीब, साथ ही मंटगुमरी रोड है, जिसके सामने असम्बली हाल भी है, जी, वहाँ पे इसका दफ्तर हुआ करता था। ठीक है। वहाँ शाम को इकट्ठ होता था। और उस ज़माने में डिवीज़न नहीं आई थी जब ये हमने तहरीक शुरू की मुसावात की बंदिश के ख़िलाफ़। तो जो सरकारी अखबारात थे, अमरोज़ है, पाकिस्तान टाइम्स है, मतलब पाकिस्तान टाइम्स के मसूदुल्लाह ख़ान जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, 4 आदमियों को कोड़ों की सज़ा हुई थी, वो एक टांग से माजूर थे और पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर थे। हम 3 आदमियों को, मुझे, नासिर जैदी को, इकबाल जाफरी को, तो कोड़े मारे गए थे कोट लखपत जेल में। उनको एक टांग ना होने की बजाय उनकी बचत हो गई थी मसूदुल्लाह खान साहब की। ठीक है जी। तो हम वहाँ इकट्ठे होते, इकट्ठे होने के बाद जुलूस की शक्ल में जब फिल्म का शो टूटता शाम को 6 बजे, तो आप उस ज़माने में फ़िल्म देखने का बहुत रिवाज था और वो पूरा मैकलोर रोड का इलाका सिनेमा हॉलों से भरा हुआ था। वहाँ लाखों लोग जमा हो जाते थे। एक तरफ असम्बली हाल था, एक तरफ सिनेमास थे। तो पब्लिक जो है ना, वो हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो जाते और हम एहतजाजन रोज़ाना 4 आदमी गिरफ्तारी दिया करते थे। ये पहले से होता था कि अब इसने देनी है गिरफ्तारी, अब इसने देनी है? वो पहले से तय हो जाता था। मिनाज बन्ना साहब हुआ करते थे हमारे लीडर, निसार उस्मानी साहब हुआ करते थे, हफीज़ राकब साहब हुआ करते थे। वो एक अपने आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एम्प्लॉइज़ कन्फेडरेशन बनाई थी। सर, ये कितने दिन तक गिरफ्तारियां देते रहे और कितने लोगों ने दी? सैकड़ों लोगों ने दी। और ये सिलसिला जो है पहले कराची शुरू हुआ, फिर लाहौर में चलता रहा, फिर तीसरा मरहला इसका कराची में हुआ। मैंने लाहौर में भी गिरफ्तारी दी। ठीक है। लाहौर में गिरफ्तारी देने के बाद, कोड़े खाने के बाद जब मैं रिहा होता हूँ, उस वक्त भी तहरीक चल रही थी। अच्छा सर, मैं इस ड्यूरेशन के अंदर आता हूँ, इस दौरानिए के आपको गिरफ़्तार कर लिया गया और जैसे अब गिरफ़्तार होते हैं जनाब, 4 दीवारी जो है उसके तकद्दुस को पमाल कर दिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, गिरफ़्तार नहीं किया जाता। तो आपको कैसे गिरफ़्तार किया गया था? वो सिविल लाइन थाना जो है वो हमें लगता था, तो पुलिस उसकी वहाँ जमा होती थी। वो जो 4 आदमी रोज़ाना गिरफ्तारी देते थे, वो उनको पकड़ के ले जाते थे, थाने में ले जाते थे, रात थाने में रखते थे, सुबह फौजी अदालत में पेश किया जाता था। फौजी अदालत में उनकी पेशी होती थी और 3, 4, 5 दिन की समाअत के बाद उन्हें सज़ाएं सुना दी जाती थी। सज़ाएं क्या होती थी? मिसाल के तौर पे 6 महीने मुझे कैद हुई है, 10,000 आपको 6 महीने कैद? 6 महीने कैद हुई है, 10,000 रुपये जुर्माना हुआ है, और इसके अलावा एक सज़ा और भी थी, मुझे याद नहीं, इस टाइप की सज़ाएं। सर, आपको फ़ौजी अदालतों में सज़ा हुई है 6 माह की और इसमें कोड़े पड़ते थे, और क्या होता था? और कोड़े जो हम देखते थे फिल्मों कोड़े में भी पड़ते थे, और जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता था उनमें से बाज़ को नामालूम मुकामात पे ले जाकर उन्हें सोबतें बर्दाश्त करना पड़ती थी। बर्फ़ पे लिटाया जाता था, एक बेंच पे लिटा देते थे, ऊपर हाई पावर का बल्ब लगा देते थे, हीट के लिए इसको तकलीफ़ होती रहे, सो ना सके। तो ज़हनी अज़ियतें देते थे। हमारे कई लोग
कई लोग इस तहरीक में मारे भी गए, बीमारियों का शिकार हुए, बाकायदा उनकी डेथ हुई। एक हैदराबाद जेल में हमारे साथी की डेथ हुई कि हम हैदराबाद जेल में तहरीक के तीसरे मरहले में जब थे तो मैं हैदराबाद जेल में रखा गया, तो हमने हैदराबाद जेल में भूख हड़ताल कर दी अपने कि जी हमें फ़लाँ फ़लाँ सहूलत हासिल नहीं है, वो हमें दें। हम हैदराबाद जेल में 50-60 के करीब लोग थे। लोग जो हैदराबाद शहर के थे, जमहूरियत पसंद अक्सरियत में थे जो लोग, वो रोज़ाना मुलाकात के लिए आते थे, हमारे वाकफ़ नहीं थे। उनको पता था कि ये जमहूरियत की और आज़ादी सहाफ़त की जंग लड़ रहे हैं। वो हमारे लिए तहाइफ लाते थे, सिगरेट लाते थे, पान लाते थे, फल लाते थे। तो इस तरह हमने सोचा भूख हड़ताल करते हैं, लोग आते हैं हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें लाते हैं, तो हम वो खा लिया करेंगे। उन्होंने मुलाकातों पे भी पाबंदी लगा दी। अरे जब मुलाकातों पे भी पाबंदी लगा दी तो हम नतल हो गए। आप यकीन करें कि मुझे ज़ाती तौर पे बाकी लोगों ने किस किस तरीके से क्या क्या बर्दाश्त किया होगा, वो मेरे इल्म में नहीं है ना। हम एक दूसरे को बताते थे, क्योंकि वो हमने बताना एक दूसरे को ये था कि मैं बड़ा बहादुर हूँ और भूख काट रहा हूँ। तो मुझे जेल के एक कोने में किसी पुराने कैदी के रखे हुआ नमक की एक डली मिली थी। नमक की एक डली मिली थी। ओके। वो मैंने नमक अपनी जेब में डाल लिया था और मैं नमक चाटा करता था। नमक भूख की वजह से, भूख की वजह से कि भूख का एहसास ख़त्म हो, प्यास का एहसास ख़त्म हो। फिर मुझे मेरे ही एक साथी ने बताया कि जब तुम्हें भूख लगे तो तुझे खाने का एक रास्ता बताता हूँ। मैं क्या बताएं? कहते यहाँ जिस बैरक में हमें रखा गया है, यहाँ बेरी का एक दरख्त लगा हुआ है, तुम बेरी के पत्ते तोड़ के खा लिया करो। अरे तो मैं बेरी के पत्ते तोड़ के खाना शुरू कर दिया। वो तो बड़े कड़वे होते हैं। कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं, लेकिन सिर्फ अपने पेट के लिए कि आपको भूख लगी हुई है तो ये भी अब आपने पत्ते खा लिए। जिस बंदे ने मुझे पत्ते खाने का मशवरा दिया था उसका नाम था अल्ताफ मलक। और अल्ताफ मलक साहब की किडनी फेल हो गई थी पत्ते खा खा के, और जब वो रिहा हुए थे उसके चंद माह के बाद उनकी डेथ हो गई थी। और इस तरह बेशुमार लोग हैं जिनकी डेथ हुई मुख्तलिफ तरीक़ों से। सर इधर आप पत्ते खा रहे हैं भूख ख़त्म करने के लिए, जब प्यास लगती थी तो नमक चाटते थे? नमक चाटते थे। खाना आपका बेड़ी के पत्ते और जनाब नमक है? नमक है। कितने दिन तक ये सिलसिला? कोई 3 महीने से ज़्यादा रहा था। 3 महीने आप बेड़ी के पत्ते और नमक खा के जिंदा रहे? जी जिंदा रहा। मैं बहुत यंग था और एनर्जेटिक थे, और तमाम लोग हमारे साथ, बूढ़े लोग भी थे जिन्होंने ये सोहबत बर्दाश्त की, राइट के लोग भी थे, राइटिस्ट भी थे। मुझे याद है कि हमारे साथ, हम लेफ्ट के लोग कहलाते थे क्योंकि आप बाजू के, लेकिन हमारे साथ बाज़ राइट के लोग भी होते थे। हमारे साथ जेलों में जमात इस्लामी के बाज़ लोग भी चले जाते थे। लेकिन जमात इस्लामी ने तो ज़ियाउल हक को सपोर्ट किया था ना? इनफरादी तौर पर। ओके। कुछ लोग इनफरादी तौर पे जो मैं राइट पे समझते थे वो हमारे साथ आ जाते। अच्छा हाशमी साहब, आपने कोड़ों की बात की। एक तो हम फिल्मों में देखते थे कि जनाब वो बना होता था लेदर का पटा टाइप कोई चीज़ होती थी, और वो बड़ा मजबूत टाइप, और ऐसे जिसको छांटा कहते थे, उससे मारा जाता था। देखो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि ज़ियाउल हक ने हमें कोड़े मारने के बाद, जब हमें कोड़े मारे गए तो आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में अखबारात की हड़ताल हुई थी, और एक दिन अखबारात नहीं छपे थे, और पूरी दुनिया में, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा, अगर किसी मुल्क की आबादी 10 करोड़ है या उसकी आबादी 20,000 है, वहाँ पर हड़ताल हुई थी, वहाँ पर जुलूस निकले थे। और इसको सहाफ़ती दिन के तौर पे भी उन्होंने मुकर्रर कर दिया गया। ये अक़वाम मुत्तहिदा की
जो जनरल असम्बली है हम्म, उसने इसको योम आज़ादी सहाफ़त करार दिया, और ये योम आज़ादी सहाफ़त बरसहा बरस तक पूरी दुनिया में हम्म, मनाया जाता रहा, बरसहा बरस तक पूरी दुनिया में। क्योंकि योम आज़ादी सहाफ़त 13 मई 1978 की याद में जब हमें कोड़े मारे गए थे, दूसरे ममालिक से भी तकारीब होती थी, और मैं खुद जाता रहा हूँ उन तकारीब में शिरकत करता रहा हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद जनूबी अफ्रीका में सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। जनूबी अफ्रीका में जब सहाफ़ी एहतजाज करते हैं तो पुलिस सीधी गोली चला देती है। जब पुलिस सीधी गोली चलाती है तो बेशुमार सहाफ़ी मर जाते हैं फायरिंग से। जब मर जाते हैं तो वो दिन था 11 मई का, फिर 13 मई की बजाय 11 मई को योम आज़ादी सहाफ़त मनाना शुरू किया गया। अच्छा हाशमी साहब, जब सहाफ़ियों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हों, जानें दे दी, अब सोबतें बर्दाश्त की, भूख हड़ताल कर ली, लेकिन आज जब ये सहाफ़त को देखते हैं तो अभी तो मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि मैं 3 दफ़ा शाही किले में भी रहा हूँ, और वहाँ पर मेरे साथ क्या होता रहा है। 3 दफ़ा शाही किले में आपको बंद किया गया? जी, 3 दफ़ा मैं शाही किले में रहा हूँ। मैं लाल किले में भी रहा हूँ, जिसका वजूद अब नहीं है, ये वारस रोड पे था। मैं उस किले के अंदर, वहाँ साथ ही ख़वातीन का एक कॉलेज है, शायद गवर्नमेंट कॉलेज ख़वातीन है एक, उसकी दीवार लगती थी, उसको मुझे आखिर में ले जाया गया। आखिर में सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों के नीचे उतारा गया। वहाँ पर जितनी आपकी टेबल है इस साइज के कमरे बने हुए थे ना, और इसकी जो छत थी वो इतनी लंबी नहीं थी जिस बैरक में मुझे रखा गया। वहाँ 16 बैरकें थी, 15 कैदी होते थे लाल किले में वारस रोड पे, और 16वां निगरान होता था जो कैदियों की निगरानी करता था। हाशिम साहब ये डेथ सेल से भी छोटा और है। लोहे का गेट होता था। लोहे के गेट के ऊपर इतना सा एक सुराख किया गया था, सुराख को बाहर से ताला लगाया जाता था, सुराख को खोला जाता था, और आपको 2 रोटियां खाने के लिए दी जाती थी। और काली कोठरी। और फिर वहाँ पर उसी लॉन में, जो छोटा सा लॉन था, किसी ना किसी कैदी को बाहर निकाला जाता था, उसके कपड़े उतारे जाते थे, उसको छितर मारे जाते थे। ये आज़ादी सहाफ़त के लिए कुर्बानियाँ देते रहे हैं हम। अच्छा हाशमी साहब, आपने इस टेबल की बात की कि इतना था आपका बैरक, मुझे लगता है ये डेथ सेल से भी छोटा है। जी, ये जो टेबल है, आप डेथ सेल कह सकते। डेथ सेल भी इससे बड़ा होता है कि उसमें आप लेट सकते हैं, थोड़ा सा आप मैं नहीं लेट सकता था। हाँ, जिस डेथ सेल में आप रहे, वो 15 का 15 एक ही साइज के थे, 16 थे। एक में निगहबान जो निगरान होता था, 15 कैदी होते थे। तो अगर आपने वॉशरूम करना है, आपने वॉशरूम करना है तो सर वहीं करना पड़ता था, उसी के अंदर वॉशरूम करना है, वहीं आपने रोटी खानी होती थी। अरे मैं जितना अरसा वहाँ रहा, वो हफ्ते में 1 दिन देते थे कि अपने कपड़े धो लें। मैंने जब तक लाल किले में रहा अपने कपड़े नहीं धोए, जब तक मैं शाही किले में जब रहा अपने कपड़े नहीं धोए, क्योंकि मुझे खौफ था कि जब मैं अपने कपड़े धोने के लिए निकलूँगा तो मुझे सूरज की रोशनी दिखाई देगी। जब मैं सूरज को देखूँगा तो वापस इस तारीकी में आऊँगा तो मैं मज़ीद डिप्रेशन में चला जाऊँगा। मैं अपने आप को ताकत देने के लिए मैं कपड़े नहीं धोता। अच्छा, ऐसे तो बंदे के अंदर फेयर पैदा होता रहता है, खौफ कि यार अंधेरा ही है। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैंने जितनी भी जहाँ भी सोबतें बर्दाश्त की हैं, मेरे अंदर खौफ का शायबा तक पैदा नहीं हुआ। क्या समझते हैं, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं समझता था मैं राह रास्त पे हूँ, और मैं इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान के आवाम के लिए, इस पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, इस पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के लिए जंग लड़ रहा हूँ। मैं एक सिपाही हूँ, और सिपाही जो है
मौत उसका मुकद्दर होती है, मुझे घबराना नहीं चाहिए। आपने कितने दिन के बाद सूरज देखा था? कई कई महीनों के बाद मैंने आपको बताया। कई कई महीनों के बाद। जब सूरज देखते थे तो क्या फील होता था? मैंने सूरज देखा ही नहीं था। नहीं, अब आप रिहा हो चुके हैं, आपको रिहाई मिल गई है और आप डेथ सेल से निकल के बाहर आ गए हैं, मेरे खुला अंदर आसमान। चूंकि खौफ और का कुशाबा तक नहीं था, जब मैं बाहर निकला था हाँ, तो मुझे सूरज ने अट्रैक्ट नहीं किया था। हम्म, सूरज की रोशनी जो है कितनी होती है, पूरी दुनिया में आप सूरज चमकता है, लेकिन सूरज की रोशनी जो है वो मुझे मुतासर नहीं कर सकी थी। मुझे सूरज की रोशनी में भी अंधेरा नजर आ रहा था, क्योंकि हम सब अंधेरे में डूबे हुए थे। अरे अच्छा हाशिम साहब, बहुत सारे लोगों का हमने सुना कि जब उन्हें इस तरह की सज़ाएं मिली, या तो उन्होंने खुदकुशी कर ली या उन्होंने अपना जहन बना लिया कि अगर मुझे और इतनी देर रखा गया तो मैं और नहीं जी सकूंगा, मैं खुद को मार लूंगा। कोई बस ऐसी मैं स्टेज आप पे आई? नहीं, मैंने कहा ना, मेरे अंदर खौफ का खुदा की कसम शायबा तक पैदा नहीं हुआ कि इतना एहसास होना कभी नहीं हुआ। हम्म, मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब हमें कोड़े मारे गए और पूरी दुनिया में हड़तालें हुई और एहतजाज हुए ये वो, तो ज़ियाउल हक ने इखलाकी मुजरमों को बाहर सड़कों पे कोड़े मारने शुरू किए। हम्म, बिल्कुल चौक चौराहों में सुनते हैं हम। चौक चौराहों में मारने शुरू किए थे। हम्म, उनको शलवारें पहनी होती थी, कपड़े पहने होते थे और उनको हल्के हल्के कोड़े मारे जाते थे। हम्म, हमें जो कोड़े मारे गए, हम्म, जब सजा हुई कोड़ों की, तो कोड़ों की सजा होने के 1.25 घंटे के अंदर अंदर हमें कोड़े मारे जा चुके थे। अरे और कोड़े मारे गए थे तमाम लिबास उतार कर, अंडरवियर भी नहीं पहना हुआ था, और तख्ते दार पर हमें हाथ बंधे हुए थे हमारे, हम्म, पाँव बंधे हुए थे हमारे मुंह जो थे तख्ते की तरफ थे, और हमें जो कोड़े मारे जाते थे वो कोड़े नहीं थे। हमें कोड़े इस तरह मारे जाते थे कि एक बहुत बड़ा जेल का लान था, लकोट लखपत जेल का बहुत बड़े साइज का लान था, और 2 आदमियों ने कोड़े पकड़े हुए थे। एक ने एक कोड़ा पकड़ा हुआ था, एक ने एक आदमी उधर से कोड़ा लहराता हुआ ऐसे आता था, ऐसे आता था, शड़प करके आगे निकल जाता था। जब वो आगे निकलता था तो दूसरे की बारी आती थी, वो आपको कोड़े मारते। ये कोई मैं फिल्मी सीन नहीं पूछ रहा, ये मैं हकीकत पूछ रहा हूँ कि हकीकत में ऐसा। मैंने तो कहा कि इन वाकयात पे तो हॉलीवुड पे फिल्में बन सकती हैं। यहाँ पर चूंकि प्रेस पर अमूमी तौर पर हमारे एंटी लोगों का, एंटी पाकिस्तान लोगों का, गलत लफ्ज़ बोल गया हूँ, यानी मतलब ऐसे लोगों का गलबा रहा है प्रेस पर, जो हक के लिए लड़ने वालों के साथ नहीं होते, हमेशा हुक्मरानों का साथ देते हैं। प्रेस पर उस ज़माने में भी ऐसे लोगों का गलबा था। आज कम हो गया है, आज चूँकि जदीद दुनिया आ गई है, तो उस ज़माने में उन लोगों का, वरना जो कहानियां मैं आपको सुना रहा हूँ, हर कहानी हॉलीवुड की एक फिल्म है। अच्छा हाशमी साहब, कभी आपने अपनी कमर देखी थी? कमर का यह है कि वेनिया केली नामी एक खातून कोड़े मारे जाने के 3 साल के बाद छुपती छुपाती पाकिस्तान आती है, खौफजदा है। मुझे फ़ोन करती है कि मैंने आपसे मिलना है, लेकिन मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती, मैं पीसी होटल में ठहरी हुई हूँ। 3 साल के बाद कोड़े मारे जाने के, तो इस नंबर पे अगर आप आ जाए। मैं पीसी होटल चला गया उसके पास। उस औरत ने, वेनिया कैली उसका नाम था, बूढ़ी औरत थी, उसने मुझसे वही सवाल किया जो आप अभी कर रहे हैं। उसने कहा, क्या कोड़ों के निशान अभी तक मौजूद हैं? हाँ। जो ही उसने सवाल किया कि कोड़ों के निशान अभी तक मौजूद है, मैंने उसके सामने शलवार उतार दी, नंगा होकर खड़ा हो गया, निशान मौजूद थे। 3 साल बाद? मेरी एड़ियाँ अभी तक जो है वो दर्द करती हैं अभी तक। आपके जब जिनको कोड़े इस तरह मारे जाते हैं, उनके जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा मफलूज हो जाता है। इस तरह मेरी एड़ियों पे बहुत असर पड़ा।
मतलब मैं रात को अब आज भी सोता हूँ तो मैं कल भी अपनी बीवी को कल रात भी कह रहा था हम्म, कि यार मैं रज़ाई लेता हूँ हम्म, तो मुझे गर्मी लगती है, हम्म, तो लेकिन उतारता हूँ हम्म, तो मुझे सर्दी का एहसास होता है। हम्म, तो मेरी एड़ियों पे या मेरी आधी टांगों पे तुम कंबल रख दिया करो। तो हम्म, इस तरह मैं अपनी आधी टांगों पे कंबल रख के सोता हूँ आज भी, शदीद गर्मी भी हो। हम्म। हाशमी साहब, ये जो आपने चीज़ें बताई हैं, हमारे जैसे नौजवान जो सहाफ़त में आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि यार ये शायद पता नहीं क्या ये हकीकत है या नहीं हकीकत, क्योंकि आज की हम सहाफ़त देखते हैं तो सिर्फ हमें नामी सहाफ़त नज़र आती है। अगर किसी को गिरफ़्तार करने की बात होती है, यहाँ सहाफ़ी मुल्क बदर कर जाता है, या फिर वो कहता है कि मैं जनाब अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। क्या कंप्रोमाइज़ कर जाते कंप्रोमाइज़ हैं हो जाता है? उनके पीछे सियासी हमारा ये था कि हम मुसावात पे काम करने के बावजूद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अखबार होने के बावजूद हुँ, पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं थे। हुँ, 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 हुँ। अपना हमारे बयानिया था, अपना नज़रिया मुसावात था। में जो कारकुन थे उस वक्त कातब भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, हाथ से लिखाई होती थी। हुँ, उस अखबार में ज़्यादातर लोग एंटी पीपल्स पार्टी थे, हुँ, हुँ, और वहाँ पर जब मुलाजमत दी जाती थी उन अखबारात में हुँ, तो उनके सियासी नज़रियात नहीं देखे जाते थे। देखा जाता था इसको काम आता है, हुँ, उसके काम के मुताबिक हुँ, उसको ओहदा मिल जाता था। हुँ, अगर उसमें सलाहियत होती थी तो वो आगे बढ़ जाता था। हुँ, इसी तरह मैं इन सारी कहानी आपको जो सुनाई है, हुँ, इसके बावजूद उस ज़माने में हुँ, जंग अखबार में सेलेक्ट कर लिया जाता हूँ। हुँ, मैं जंग अखबार का एडिटर भी बन जाता हूँ, हुँ, मैं जंग लंदन का एडिटर भी बन जाता हूँ, हुँ, हैं जी। फिर मैं 13 साल तक जियो का ब्यूरो चीफ भी रहता हूँ। हुँ, फिर एक साजिश के तहत हुँ, मुझे वहाँ से निकलवाया जाता, बाकायदा साजिश के हुँ। तहत। और वो इस साजिश कौन करता है? हमारा ही एक सीनियर आदमी साजिश करता है, हुँ, जिसके दिल में ये था कि ये मीर शकीलुर रहमान जो इस अदारे का मालिक है, ये और मीर शकीलुर रहमान बड़े करीबी है, हुँ, इनकी कुर्बत जो है ख़त्म होनी चाहिए। उसने हमारी कुर्बत ख़त्म करने के लिए एक बड़ी साजिश रचाई। मुझे 16 लाख की नौकरी दी उसने। बेशक, बेशक। अच्छा हाशमी साहब, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जब भी इस टेन्योर की बात होती है, इस 10 सालों की बात होती है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब गिरफ़्तार कर लिया गया, तो ये सवाल पैदा होता है कि उनकी हैंगिंग हुई थी या उनको कत्ल किया गया था? आप ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अखबार में भी थे। तो आपने क्या तहकीकात से देखा, परखा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हैंगिंग हुई थी, फांसी हुई थी या उनको कत्ल किया गया था? इस पे मुख्तलिफ़ लोगों ने कहा कि उनको पहले ही मार दिया गया था, किसी ने कहा कि हैंगिंग हो गई थी। आप बताएँ क्या हुआ था? मेरे ख्याल में जो तज्जिया मैंने किया है हुँ, हुँ। कि वो निढाल हो गए थे। हुँ, हुँ। उनका वज़न जिस रात उन्हें फांसी दी गई, उनका वज़न कोई 12 साल के बच्चे की तरह होगा। उनका वजूद भी सिकुड़ चुका था। उनको स्ट्रेचर पे ले जाया गया था, हुँ, हुँ। लेकिन उनकी हैंगिंग हुई थी। हैंगिंग हुई थी। हैंगिंग हुई थी। अगर वो मुर्दा भी थे फिर भी हैंगिंग हुई थी। लेकिन इस पे कुछ सहाफ़ियों ने कहा कि उनकी जो गर्दन की हड्डी थी, वो टूटी नहीं थी। उस पे कोई निशान नहीं था। जैसे कि हैंगिंग के बाद नीले कलर के इस पे निशान तो बन बहुत जाते हैं। सारी मैंने किताबें पढ़ी हैं जी, बड़े लोगों ने तहकीक की है। एक हुँ, अदीब जावदानी होते थे, उन्होंने हुँ, बहुत काम किया था। वो एक डाइजेस्ट निकाला करते थे, पूरे के पूरे डाइजेस्ट बुटों पे उसने निकाले हुए हैं। बड़े बड़े जितने भी जेलों से वाबस्ता हुँ, हजरात, हाज़र सर्वस या रिटायर्ड हजरात या हुँ, वो हजरात हुँ, जो भुट्टो की फांसी के वक्त हुँ, जेल में मौजूद थे, अदीब जावदानी ने उनके इंटरव्यूज़ किए थे हुँ, हुँ, और बिल्कुल सही किए थे। मेरी अदीब जावदानी से बहुत मुलाकात थी, हुँ। तो मैं उन पे यकीन करता था कि वो इतना भुट्टो के बारे में उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। तो तो उनकी तहकीक क्या थी? उनकी तहकीक यही थी हाँ, हाँ। कि अगर भुट्टो निढाल हालत में भी थे, हुँ, निज़ा की हालत में भी थे, हुँ, फांसी उनको दी गई थी। हुँ।
एक सहाफ़ी ने ये भी कहा कि जब उनको फांसी दे दी गई तो उनको नंगा करके तस्वीर उनकी बनाई गई बाकायदा, ये नहीं वीडियोस मैं कह बनाई गई। सकता ये सारी बातें तो क्या क्या हुआ ये डेफिनेटली हुआ होगा। हम्म, नंगी तस्वीरें बनाई होंगी, आपको तो देखना चाहिए उनका जनाजा कैसे हुआ। हम्म, कि जनाजे में 4 आदमी जो शरीक हुए जिन्होंने जाके दफनाया वो कौन थे? कौन थे? सरकारी एहलकारों ने दबा दिया था ना, हम्म, जाके कब्र खोदी उसमें फेंक दी। फैमिली के किसी अफराद को मिलने नहीं दिया गया? बस एक मुलाकात आखिरी हुई थी माँ बेटी की। माँ बेटी भी उस वक्त नज़रबंद थी? नहीं, नज़रबंद नहीं थी, हम्म, वो दोनों मुलाकात के लिए गई थी और उनको बता दिया गया था हम्म, कि आज रात को भुट्टो साहब को फांसी दी जा रही है। हम्म, और इस बारे में भुट्टो साहब ने उनसे क्या मुकालमात बोले, हम्म। ये सारी चीज़ें जो है ये आपको वेब पे मिल जाती हैं सारी। अच्छा हाशमी साहब, अगर भुट्टो साहब की फांसी ना होती तो तारीख में क्या होता? पाकिस्तान में जो एक साल में लाखों की तादाद में नौजवान माइग्रेट कर रहे हैं, हम्म, मेरे ख्याल में तरक्की याफ्ता ममालिक से लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान आया करते। पाकिस्तान इतना बड़ा अगर भुट्टो की फांसी ना होती। है ना, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा जो हम्म, उनके ख़िलाफ़ चली, ये वो चली। उससे पहले भुट्टो साहब ने जो कसिनो शुरू किया था कराची में, हम्म, कसिनो उन्होंने पाकिस्तानियों के जुए के लिए नहीं शुरू किया था, कसिनो उन्होंने पाकिस्तानियों को शराब पिलाने के लिए नहीं शुरू किया था, हम्म, कसिनो शुरू किया था टूरिस्ट दूसरे मुल्कों से लोग आए और पाकिस्तान को ज़र मुबादला दे के जाए। हम्म, मतलब इस किस्म के मंसूबे थे उनके। वो कसिनो के आसार आज भी मौजूद हैं, वो इंटें आपको नज़र आएंगी वहाँ पर मौजूद। ज़ियाउल हक के साथ क्या होता? हम इस वक्त इमेजिनरी दुनिया में हैं, आप ये समझ लीजिए। इस वक्त आप उस ज़माने में हैं जब जुल्फ़कार अली भुट्टो को कैद किया हुआ है और हम एक इमेजिनरी चीज़ें बना रहे हैं, तख्लीक कर रहे हैं। अब जनाब बाहर आ गए हैं, ज़ियाउल हक के साथ क्या होता? आपको क्या लगता? क्या मतलब? बदला लेते जुल्फ़कार अली भुट्टो? जुल्फ़कार अली भुट्टो ज़ियाउल हक से बदला ना लेता। हम्म, जुल्फ़कार अली भुट्टो कुछ भी कर सकता था, हम्म, लेकिन ज़ियाउल हक को वो फांसी ना देता हम्म, या कोई उम्र कैद ना देता। हम्म, मुमकिन है जो रिवेंज था उनका जो उनके साथ हुआ हम्म, कुछ करता वो, लेकिन इंतहा तक ना जाता। हम्म। इस पे गैर मुल्की ताकतें मुलविस थीं इनके कत्ल में या इनकी फांसी में? सर इनका इनका तख्ता उल्टा जाना, इनका गिरफ्तार होना, इनके साथ जो कुछ भी हुआ इनकी फांसी तक, सारा जो स्टार्ट ये था कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो थी हम्म, वो अफ़गानिस्तान में कार्रवाई करना चाहती थी। हम्म, ठीक है, वहाँ पर रशिया का गलबा था, ठीक है। वो रूस को अफ़गानिस्तान से निकालना चाहते थे हम्म, और रूस के ख़िलाफ़ जंग के लिए पाकिस्तान से प्लेटफॉर्म मांगा जा रहा था हम्म, कि यहाँ तैयारे उतरेंगे, यहाँ से परवाज़ करेंगे, यहाँ से बमबारी होगी, फला होगा। हम्म, ये मंसूबा जुल्फ़कार अली भुट्टो से जब डिस्कस किया जाता है तो वो इसको रिफ्यूज़ कर देते हैं। उनका जो रिफ्यूजल था भुट्टो का, उसको पुर करने के लिए उनका हटाया जाना और ज़ियाउल हक जैसे आदमी का लाया जाना जो है वो बहुत ज़रूरी था। इतनी सी बात ये जो जिब्राल्टर हुआ था है, ये भी वही। सारी चीज़ें। हम्म, हम अब हाशमी साहब आगे चलते हैं। आपने एक इंटरव्यू किया, मैं उधर भी आऊँगा जो वो आपको कातिल मिला था, उधर भी आऊँगा, लेकिन मैं एक इंटरव्यू है, मुझे तो बड़ा अजीब इंटरव्यू लगता है वो। आप मीडिया का इंटरव्यू कर रहे हैं और सवाल आप कुछ ऐसा कर देते हैं, वो कहती हैं कि कैमरा बंद कर दें, पहले सामने इशारा करती हैं, फिर वो इधर कहती हैं कैमरा बंद कर दें और आपके पास आ जाती हैं, आप बैठे हुए हैं और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वही होता है जो ऐसी औरतें करती हैं। कोशिश तो की थी उसने, लेकिन ये मैंने ज़िंदगी में एडिटर के तौर पे काम किया, रिपोर्टर के तौर पे कभी काम नहीं किया। हम्म, मैं जौहर टाउन में रहता हूँ,
वहाँ एक खोखर चौक है, उसके करीब अदाकारा संगीता किराए के मकान में रहा करती थी। ओके। तो मीरा का उसके आना जाना था। मीरा के खिलाफ दावा किया हुआ था एक अतीक नामी आदमी ने कि ये मेरी बीवी है। मीरा मानती नहीं थी। मैंने संगीता से कहा कि मैडम जब भी ये आए तो मुझे बुलवाना ज़रूर, बताना ज़रूर, क्योंकि मैं चाहता था कि इसका इस इशू पे, क्योंकि जब मैं किसी रिपोर्टर को भेजता हूँ तो उसको ब्रीफ करके भेजता हूँ कि क्या बात करनी है, किस तरह करनी है, दूसरे आदमी से सच कैसे उगलवाना है, ब्रीफिंग करता हूँ मैं रिपोर्टर की। तो वो रात को 2:30 बजे के करीब थे और मैं अभी सोया ही था। तो फ़ोन की घंटी बजती है, मैं फ़ोन उठाता हूँ तो संगीता होती है। ओके। मीरा आई हुई है, आने ही दे, आजा। अच्छा। अब मैं तो इंटरव्यू करता ही नहीं था। मैंने जियो फ़ोन किया। जियो में रात को 2 बजे सिर्फ एक रिपोर्टर होता है और वो रिपोर्टर भी किसी ड्यूटी पे गया हुआ था। ओके। दूर। वो अब भी रिपोर्टर मौजूद है हमारे। तो वो कहने लगे असाइनमेंट पे एक आदमी बैठा हुआ था कि जी रिपोर्टर तो कोई नहीं है, कैमरामैन 2 हैं। एक सईद चौधरी था, एक और था। ओके। वो 2 हैं। मैंने कहा इन दोनों को आप संगीता के घर भेजो। ठीक है। और मैंने कपड़े चेंज किए। आपने वाइट कलर का पैंट कोट पहना हुआ। हाँ, वो कपड़े चेंज करने के बाद आप बहुत तैयार होके गए थे। तैयार होके नहीं गया था। मुझे उस जमाने में वाइट हाँ। कलर के कोट पहनने की आदत थी। मेरे पास बहुत सारे वाइट कलर के इस टाइप के कोट हुआ करते थे, रंगीन कम होते थे। तो जब मैं जाता हूँ तो मीरा और संगीता एक साथ बैठी होती हैं। ठीक है। जब मैं कमरे में दाखिल होता हूँ तो संगीता कहती है कि खबर साहब आ गए हैं। मेरी और मीरा का कोई ताल्लुक नहीं था, ना कभी कोई मुलाकात थी। ठीक है। मैं और मीरा बैठ जाते हैं और संगीता कहती है कि अच्छा मैं जा रही हूँ अंदर, कहा मैं मुझे। जब मैं बैठ के बातें करनी शुरू करता हूँ तो मैं उसको पूछता हूँ कितने लोग तुमसे इश्क किया, आपने कितने इश्क किए, फलां, इस टाइप के 1-2 सवाल करने के बाद मैं उसका शौहर होने का दावेदार जो है उस पे बात लाता हूँ कि भाई उसके पास तो एविडेंस है, नकानामा है, सारा कुछ है। और वो तो कहते हैं कि मीरा ने जाली है। कहा कि आप तो मुझे गंदा करने आ गए, मैंने तो आपको बुलवाया है कि आपने उसको गंदा करना है। ठीक है। मैंने कहा मैं क्यों किसी को गंदा करूं, मैं तो एक जर्नलिस्ट के तौर पे आया हूं, मेरे पास जो चीज़ें मौजूद हैं, सवालात मौजूद हैं, मैं वहीं तक महदूद रहूंगा। मुझे आपने हायर तो नहीं किया कि एक आदमी आपका शौहर होने का दावेदार है और आपने मुझे हायर किया है कि मैं आपका इंटरव्यू करूं और उसको गंदा करूं, मैं ऐसा तो नहीं करूंगा। तो ये इस तरह की बातें हुई, खड़ी हुई, मेरे कान में बातें की उसने, कुछ जो ना बताने वाली हैं। उसने अपने मालो दौलत के बारे में बताया, अपने असासों के बारे में बताया, अपनी जायदादों के बारे में बताया मुझे। कितनी वर्थ थी वैसे उस वक्त उसकी? पता नहीं, आई डोंट नो, याद नहीं है मुझे कि इतना कुछ मेरे पास है तो ये कहाँ जाएगा। शायद मुझे कह रही थी कि ये तो तुम्हारे पास जाना चाहिए। तो इस टाइप की कुछ गुफ्तगू चलती रही। शायद उन्होंने आपको आपके साथ बगलगीर भी होगी। आई डोंट नो क्या था, मैं कोई इतना गलीज चीज़ें नहीं सोचता। तो मैं वापस आ गया और वापस आके डीवी जो थी वो कैमरामैन के हाथों भेज दी दफ्तर में, वापस आके सो गया। 2-3 दिन के बाद आशिक चौधरी साहब एक साफ़ी थे, उनके बेटे थे काशिफ महमूद साहब, वो हमारे असाइनमेंट एडिटर थे। तो कहने लगे शाह साहब, मुझे दफ्तर में सब लोग शाह साहब कहते थे कि शाह साहब आपने मीरा का इंटरव्यू किया और आपने चलाया ही नहीं। मैं कहा बेटा वो इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं। तो काशिफ मुझे कहने लगा इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ, इंटरव्यू तो हुआ है, आए मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं वहाँ गया तो कोई 2-2.5 मिनट का वो जो मेरे और उसके दरमियान डायलॉग हुए थे, वो जब मैंने देखे तो मुझे भी दिलचस्पी पैदा हुई।
जब उन्होंने चलाया, और वो तो ब्रेकिंग बन गया। और उस वक्त आम लोगों को पता नहीं था, हम्म। और एक आदमी ने वो डाल दिया यूट्यूब पे, यूट्यूब पर। और जिस बंदे ने यूट्यूब पे डाला उसने उस जमाने में करोड़ों रुपए कमा लिए, उस जमाने में करोड़ों रुपए कमा लिए। यहाँ तक कि जियो की इंतज़ामिया को यूट्यूब को लिखना पड़ा कि ये हमारी मलकियत है, इसको ख़त्म करें आप। वो 2 मिनट 47 सेकंड का क्लिप हाँ, आज भी लगता है तो वायरल हो जाता है। वो ये है कि वो जिन लोगों ने वहाँ से उठाया था उनके पास है, लेकिन जिसने उसको स्टार्ट किया था वो जियो की इंतज़ामिया ने हटवा दिया था। लेकिन बहुत सारे लोग जो है उसको अपने ले गए थे पास, उनके पास है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी वो क्लिप लगता है जी, आज भी वो वायरल हो जाता है। हाँ, यानी कि लाइफ टाइम ये वाला क्लिप है, हाँ, जो भी लगाएगा जब भी लगाएगी वायरल हो जाएगा। इस तरह का क्लिप बना वो। लेकिन उस इंटरव्यू मीरा के खिलाफ नहीं था। उस इंटरव्यू ने मीरा को नई जिंदगी दी, नई फनी जिंदगी दी। मीरा को फिल्में मिलना शुरू हो गई। मीरा इतनी वायरल हुई, इतनी वायरल हुई, वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि वो 1 हफ्ते के बाद मेरे घर पहुंच जाती है। पहले तो वो जाती है अमेरिका किसी काम पे, हफ्ता 10 दिन के लिए। अमेरिका से वापस आती है तो मुझे वो जाती है सुबह के टाइम पे वर्जिश करने के लिए, जिम करती है वो। जिम से वापसी पे जिम वाले कपड़े पहने हुए हैं वो मेरे घर आती है, मेरी माँ को मेरी बीवी को गले लगा लेती है और चूमती है मेरी बीवी को, और मेरी बीवी को चूमने के बाद कहती है कि आप आज से मेरी माँ हैं और आपने ही मेरी शादी करानी है। अच्छा। और मीरा उस वक्त बेशुमार कलोन और परफ्यूम जो है वो तोहफे के तौर पर भी मेरे लिए लाई, क्योंकि उस इंटरव्यू ने उसको एक नई जिंदगी दी। तो उसके बाद कैसा ताल्लुक रहा मीरा से? मीरा से पार्टियों में पास जगह पे मुलाकात होती रही, लेकिन मैंने उसके साथ तसलसल के साथ कोई दोस्ती नहीं की कभी। मीरा के अभी भी इसी हफ्ते भी मुझे एक फ़ोन आया था, मुझे उसने घर का एड्रेस भी दिया कि आप आए, मेरे घर आए, खाना वाना खाएं। तो मैं जा नहीं सका। तो मैं शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ मिजाज का आदमी हूँ, लेकिन मीरा भी अच्छी लड़की है। और जिसने मुझे अभी फ़ोन किया, मुझे दावत दी कि आप खाने पे आए, घर का एड्रेस दिया, मुझे बुलवाया मुझे, तो उसका बहुत शुक्रिया कि उसने इज़्ज़त करती है। हाशमी साहब, ये जो इंडस्ट्री है इसको आपने करीब से देखा है, बहुत सारे लोग आपके जानने वाले बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स बड़े करीबी रहे। इस फील्ड को कहा जाता है कि ये गंद है, इसमें अगर आपने जाना है तो गंदे होके जाना है। आपके नज़दीक ये फील्ड क्या है? भाई मेरे ख्याल में ये मस्जिद भी है। आई एम सॉरी, मस्जिद का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया। मस्जिद से मुराद है कि मतलब स्टूडियो के अंदर मस्जिदें बनी हुई हैं, जैसे सुल्तान रई साहब ने बनाई है, लोग नमाज भी पढ़ते हैं उसके अंदर। बहुत सारे एक्टर्स ने कहा बावजू होके कर रहे हैं, बावजू होके लोग एक्टिंग भी करते हैं। तो अगर गंदगी है तो वो बामी रजामंदी से कुछ लोग करते होंगे, या कुछ ताकतवर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। कई वाकयात भी हुए 2 एक्ट्रेसों के साथ, तो बहुत बुरा हुआ था। एक आसिया के साथ और एक नैयर सुल्ताना के साथ। क्या हुआ था कि उन्हें जबरी करने की कोशिश की गई और दोनों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया गया। ओके। पहला जो नाम मैंने लिया है लड़की का, वो तो मुल्क से भाग गई थी। क्या था, बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी वो, मुखो जटी, मौला जाट वाली, आसिया करने की कोशिश की एक कैमरामैन ने। उसके बाद वो मुल्क से फरार हो जाती है। फिर उसकी वहाँ मौत कैसे होती है? जब उसकी मौत होती है आसिया की, तो वो किसी के घर में नौकरानी के तौर पे काम कर रही थी। अरे! वो जिसके घर में नौकरानी के तौर पे काम कर रही थी, वो सोहेल जफर साहब, हमारे एक दोस्त थे, उनका बेटा था, वो उनके जानने वाले थे। उन्होंने उस सोहेल जफर के बेटे को फ़ोन किया कि इस तरह आसिया की डेथ हो गई है।
अगर वो फ़ोन ना आता उसको, वो मुझे ना बताता, मैं ख़बर ना चलाता, तो आज तक हम आसिया को डिस्कस ना करते, हमें किसी को पता भी ना होता कि आसिया ज़िंदा है या मर गई। तो इस तरह के वाक़यात भी हैं। हम्म। लेकिन ऐसे वाक़यात भी हैं कि मेरे वालिद जो हैं वो हम्म। नईम हाशमी नाइन, साहब। उन्होंने फिल्म के हर शोबे में काम किया है, हम्म। उनका कोई स्कैंडल नहीं है, ताली साहब का कोई स्कैंडल नहीं है, हम्म। अलाउद्दीन साहब का कोई स्कैंडल नहीं है, हम्म। बेशुमार बड़े एक्टर अपने ज़माने के, हम्म। शादियां की हैं कई एक्टरों ने, दो दो तीन तीन एक्ट्रेसों से, लेकिन स्कैंडल नहीं बनवाए। वो ये नहीं है कि वहाँ गंद पड़ा हुआ है, ये गलाजत है, ये है। अच्छा मेरा ये बाज़ सवाल। जगह पे ब्लैकमेलिंग होती है, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर करते हैं। अच्छा मेरा ये जो सवाल करने का मकसद था ना, वो ये था कि हाल ही में हमने एक स्टेटमेंट सुनी जिसमें कहा कि बेशतर जो एक्ट्रेसेस आती हैं वो बाज़ार हुसन से आती हैं, वहाँ की पैदाइश होती है उनकी। तो क्या ऐसा होता था या जी अभी भी होता है? ये शरीफ घरानों में, आम घरानों में अमूमी तौर पर लड़कियों का फिल्मों में जाना मायूब समझा जाता था। हम्म। आम घरानों की, शरीफ घरानों की, किसी भी तबके के घरानों की कोई औरतें जो है हम्म। उनको इजाज़त नहीं थी कि वो फिल्मों में काम करें। तो इब्तदाई जो हमारे पाकिस्तान बनने के बाद 40-50 5 साल गुजरे, हम्म। उसमें ज़्यादातर एक्ट्रेसें जो हैं वो बाज़ार हुसन से आईं, हम्म। और ज़्यादातर बड़ी एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। तो अगर 5 बड़ी एक्ट्रेसों को गिने ना आपके, सबसे बड़ी 5 एक्ट्रेसें कौन है, उनमें से 3 या 4 का ताल्लुक कराची से निकलेगा। हम्म। अभी भी? कराची अब भी, तो कराची में जो बाज़ार हुसन है वहाँ पर एक बहुत ह्यूज बिल्डिंग है, और उस ह्यूज बिल्डिंग का नाम है बुलबुल हज़ार दास्तान, ओके। जहाँ पर सैकड़ों लोग रहते हैं, बाज़ार हुसन कराची। हम्म। तो ज़्यादातर बुलबुल दास्तान नामी जो बिल्डिंग है वहाँ की पैदाइश है। कोई नाम आपके जहन में? नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं एहतराम करता हूँ उनका, बहुत सी उनमें हम्म। ऐसी भी हैं इनको काबिल एहतराम है। अच्छा वहाँ की पैदाइश थी, लेकिन जो इस फील्ड में आई हैं जब, तब बदल गई होंगी, तो आप मिले जी भी आई होंगे हैं उनसे। बड़ी, तो क्या मैंने कहा तब्दीली आपने उन्होंने देखी उनकी? समाजी तौर पे बड़े रुतबे हासिल किए, उन्होंने सियासी तौर पे भी रुतबे हासिल किए, हम्म। टॉप के एक्टरों से उनकी शादियाँ भी हुई, कामयाब हुई, और वफादार बीवियाँ रहीं। हम्म। अच्छा ये बहुत मशहूर बात है कि जो तवाइफ होती है वो बड़ी वफादार होती है, वो जिससे मोहब्बत करती है दिल जान लगा देती है, माल लगा देती है, उस पर कुर्बान हो जाती है। उसकी वजह ये होती है ना, वो एक जगह टिकना चाहती है। हर औरत की ख्वाहिश, वाह, एक जगह टिकना चाहती है, बड़ी बात। हर औरत की ख्वाहिश अपना ज़ाती घर होता है। हम्म। अब एक शौहर होता है, बच्चे होते हैं, घर की जो जिस घर को वो बनाती है उसको फैलाना चाहती है, हम्म। ख़ानदान बनाना चाहती है। तो अगर ऐसी औरतें जो होती हैं वो भी औरतें ही होती हैं, उनकी भी ये ख्वाहिश। एक बाज़ार हुसन की तवाइफ है, एज आप एक जर्नलिस्ट उसे मिलें या वो आई, तो आपने उसको देखा, उसके तासुरात को देखा कि वो एक तवाइफ क्या चाहती होती है। जैसे हमने पीछे सवाल में कहा कि वो बड़ी वफादार होती है, इसी को हम आगे लेके जाएं तो। वफादार भी होती हैं, फिर सोशल भी होती हैं, समाजी अदारे भी चलाती हैं, हम्म। और एनजीओज़ भी चलाती हैं, हम्म। और अतियात भी करती हैं, गरीबों की मदद भी करती हैं, हम्म। महाना भी लगाए होते हैं उन्होंने, यतीम बच्चियों की शादियां भी कराती हैं, हम्म। बहुत कुछ करती हैं। अब हम अगले अपने सेगमेंट जो है, अगला जो सवाल है, हाशमी साहब आप बैठे हुए हैं ऑफिस में और आपके पास एक रुका आता है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं ये बात कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, 103 बच्चों का मैंने कत्ल किया और आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या हुआ था वो? वो एक ख़त मुझे मिला था, हम्म। ये मतलब रिपीट करने वाली बात तो नहीं है, सारी की सारी मैं रिपीट। अच्छा शायद हमारे नाज़रीन के लिए नई बात हो। एक ख़त आता है जिस पे लिखा होता है एडिटर रोज़नामा जंग लाहौर, ये दिसंबर 89 की बात है। ठीक है। वो ख़त मेरे पास आ जाता है,
वो ख़त ज़रा भारी होता है। हम्म। वो जब मैं उसको खोलता हूँ तो एकदम मेरा छोटा सा केबल था, जैसे एडिटरों के छोटे छोटे केबल होते हैं, तो वो पूरी तरफ ना कुछ चीज़ें फैल जाती हैं। मैं देखता हूँ तो तस्वीरें होती हैं। मैं ज़मीन से खुद अकेला कमरे में हूँ, चपड़ासी हाथ दे के चला गया है, हम्म। ज़मीन से तस्वीरें उठाता हूँ। ज़मीन से तस्वीरें उठाने के बाद उनको गिनता हूँ, वो 101 तस्वीरें होती हैं। वो 12 से 13 साल 10 साल के बच्चों की तस्वीरें होती हैं, उनके पीछे उनके नाम लिखे होते हैं। हम्म। ठीक है जी नहीं। फिर उसमें एक खत आता है, वो कहता है कि ये तस्वीरें जो 101 आपको भेज रहा हूँ, इनको मैंने करके मुसलसल तरह, फिर मैंने इनको कत्ल किया। फिर इनकी मुर्दा जिस्म जो थे वो बड़े साइज़ के जो कली वाले रंगसाजों के पास ड्रम होते हैं, वो आधा ड्रम उसने भरा हुआ था तेज़ाब से, उसमें डाल देता था। जब हड्डियाँ गल जाती थी तो वो हड्डियाँ किसी तरह निकाल के कहीं फेंक आता था। हम्म। और एक गुंजान आबाद इलाके में रहता था, भगवानपुरा की तरफ शायद, और मोहल्लेदारों को भी नहीं पता चला कि रोज़ाना बताता है। वो लारी अड्डे पे चला जाता था, बस अड्डों पे चला जाता था, रेलवे स्टेशन पे चला जाता था, और जो आमदो रफ्त के ज़राए हैं, या राह जाते हुए बच्चे को ताड़ लेता था कि उसको पकड़ा जा सकता है। वो उसको पहले अच्छा खाना खिलाता था, फिर उसकी कटिंग वगैरह कराता था, फिर उसको कपड़े लेके देता था। हाँ तैयार जी, श्यार करके। वो तैयार श्यार करके फिर ले जाता था। तो अगर उसने एक रात के लिए उसको रखना है तो पहली रात ही मार देता था। बाज़ ऐसे भी थे जिनको वो, क्योंकि जब वो गिरफ्तार हुआ मेरे पास आया था, हम्म। जब उसने मुझे ख़त लिखा, तो उसके साथ 2 लड़के भी थे। क्योंकि जब कहा गया कि उसने कोट लखपत जेल में ख़ुदकुशी कर ली है, तो वो 2 लड़के जो उसके साथ आए थे वो उसके साथी बन गए थे। वो उन्होंने भी ख़ुदकुशी की, हालांकि ख़ुदकुशी नहीं थी, उनको मार दिया होगा जेल नहीं में। हाशमी साहब, जब वो आपके पास आया हम्म। तब उसने क्या बात की? वो मैंने सुना है कि 2 से 3 घंटे की मुलाकात की आपके उसने साथ। कहा जी मैं पुलिस को गिरफ्तारी नहीं देना चाहता, हम्म। पुलिस के पास जाके मैं ये सारे एतराफ़ात करूँगा। वो आदमी पुलिस का तर्जुमान एक रसाला भी निकालता था जिसमें आला तरीन पुलिस अफसरों के इंटरव्यूज़ भी छापता था। उसके बड़े बड़े पुलिस अफसरों से ताल्लुकात भी थे, मिलना जुलना भी था, समझे या नहीं। तो पुलिस में उसका अपना एक असर रसूख था। हम्म। अब उसके ज़मीर ने कोई आवाज़ दी, इतने गूंजदार आवाज़ दी कि तुम अपने जराइम का एतराफ़ कर लो, शायद तुम्हें अल्लाह ताला माफ़ कर दे। वो मेरे पास अपने जराइम का एतराफ़ करने आया था कि अगर मैं खावर नईम हाशमी के ज़रिए गिरफ़्तारी दे दूँ, जंग के एडिटर के ज़रिए गिरफ़्तारी दे दूँ, तो शायद मैं पुलिस मुकाबले में ना मारा जाऊँ। इसी दौरान में मुझे फ़ौज के एक अहम शोबे के सरबराह जनरल वाइन हुआ करते थे, उनका फ़ोन आता है कि मैंने सुना इस तरह का एक बंदा आपके पास बैठा हुआ है। मैंने कहा यस। कह रहा है इसको पुलिस के हवाले मत कीजिएगा, पुलिस इसको मार देगी फ़ौरन। तो मैं फ़ौज की गाड़ियाँ भेज रहा हूँ, तो आप उनके हवाले कर दें। फ़ौज की गाड़ियाँ आती हैं, मैं उनके हवाले कर देता हूँ। फ़ौज वाले कई दिन तक उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद फिर वो पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस वाले उस पर मुकदमा चलाते हैं। वो एक रांझा साहब हमारे दोस्त हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे शायद, उन्होंने अजीबो गरीब किस्म की उसको सज़ा सुना दी कि मीनार पाकिस्तान की आखिरी सीढ़ी से इसको धक्का दे दिया जाए, जब ये नीचे गिरेगा तो इसका जिस्म जो है पाश पाश हो जाएगा, बोटियाँ बन जाएंगी, चील और कौवे खा जाएंगे। इस किस्म की सज़ा जिस पे अमल कानूनी तौर पर दरामद तो ही ये नहीं हो सज़ा सकता बनती भी था। नहीं। फिर वो राजा मुझे मिला और मैंने उसको कहा भी था कि यार क्या बेवकूफ़ाना काम किया था, और ना ये सज़ा बनती थी ना इस पे अमल हो सकता था। तो फिर उसको जेल में ले गया, जेल में उसको मार दिया, उसने खुदकुशी की, आई डोंट नो। लेकिन हाशमी साहब, एक बीच में लम्हा आया, वो ज़ाती तौर पे जब मैंने सुना आपसे, मैं तो जैसे इमोशनल हो गया था। वो लम्हा ये था कि वो जूते रख लेता था जिनको वो कत्ल करता था। उनके जूते संभाल लेता था, क्योंकि जब ये सारा वाक़या मंजर आम पे आया और
हमारे ही रिपोर्टरों ने बता दिया बाकी रिपोर्टरों को कि यहाँ खबर साहब के पास ऐसा बंदा बैठा हुआ है। हालांकि मैंने कोशिश बहुत की थी, मैंने उसकी तलाशी भी ली थी, उसकी तलाशी की तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है, नेट पे भी मौजूद है, कि मैं ये देखना चाहता था कि इसके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ये यहाँ बैठा बैठा खाए और मर जाए। तो आप यकीन करें कि सिर्फ उसके कॉलर में 500 के करीब नींद की गोलियां थी, सिर्फ एक कॉलर में। अरे पीले रंग की छोटी छोटी, कि अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए कि मुझ पर तशद्दुद हो तो मैं गोलियां खा के मर जाऊँ। वो आसान मौत मरना चाहता था। अच्छा, आपने अखबार में वो बच्चों की तस्वीर लगा दी और ऊपर लिख दिया जो भी था। फिर औरतें गई वहाँ पे जिनके बच्चे गुम थे, वो उनके जूतों के ज़रिए वो अपने बच्चों की शनाख्त करती रही कि हमारा भी बच्चा इनमें शामिल था या नहीं था। फिर मेरा काम ख़त्म हो गया था। उसके बाद जितने फॉलो अप्स हुए, जितना काम हुआ, बहुत ज़्यादा काम हुआ। लाहौर के तमाम रिपोर्टरों ने, जिनमें जमील चिश्ती साहब का नाम मैं ख़ास तौर पे लूँगा, बहुत काम किया इस पर, बहुत काम किया इस पर। फॉलो अप एक अरसा तक चलते रहे, चीज़ें सामने आती रही इस तरह। हाशमी साहब, मेरा तो दिल ये है कि मैं और सवाल करूं और मेरे देखने वाले भी चाह रहे होंगे कि ये पॉडकास्ट, ये वीडियो ख़त्म ना हो, जैसी बातें, जैसी इस वक्त जो टॉपिक्स चल रहे हैं। आखिर में मैं एक्स्ट्रो भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस सहाफ़ी ने इतनी कुर्बानियाँ दी हों, इतनी सोबतें बर्दाश्त की हों, ज़िंदगी और मौत की कश में रहा हो, आज जब वो इस सहाफ़त को देखता है तो उस पर क्या बीतती है? बीतती ये है कि अभी 2 दिन पहले मैंने एक नौकरी छोड़ी है, एक टीवी की। 21 दिन मैं वहाँ गया हूँ, 22वें दिन तनख्वाह लिए बगैर, उन्हें बताए बगैर मैं वापस आ गया हूँ। ये हालत। वो क्यों? वहाँ काम ही कोई नहीं है। कोई मुझे खबर नहीं आती। काम की आदत है, मैं काम के बगैर रह नहीं सकता। वो मुझे हर पोस्ट पे रखते हैं, और जिस कमरे में बैठाते हैं वहाँ टीवी भी नहीं लगा होता। उनका अपना टीवी भी नहीं लगा हुआ। तो हाशमी साहब, मैं ये पीका एक्ट की बात बीच में शामिल करना चाहूँगा। मैं इस हवाले से ये सवाल कर रहा था, तो वो वाली सहाफ़त जब आपने ये सारी सोबतें बर्दाश्त की, और आज की सहाफ़त, क्या समझते हैं ये वाला टाइम मुश्किल था है या वो टाइम मुश्किल था? नहीं, आज का टाइम भी, जो आज का वक्त है, ये पीका का जो इशू है, ये भी आसान नहीं है। मैं तो बसा औकात बाज़ वाक़यात पर यहाँ तक भी कह जाता हूँ कि यार ये आज के हालात उन हालात से अगर कम या बराबर नहीं है, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा भी हैं, कहीं कहीं ज़्यादा भी नज़र आते हैं। अरे हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखें। हमारे जैसे जो नए बच्चे हैं, अगर आपकी सरपरस्ती रहेगी, हम सीखते रहेंगे और ख़बर, जो असल ख़बर है, उसको पहचानने की कोशिश भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ख़ावर नईम हाशमी साहब, अगर आप इन्हें कहीं भी देखेंगे, किसी प्रोग्राम में देखेंगे या इनके पास बैठेंगे, तो इनकी शख्सियत इतनी कदावर है कि मुझे लगता है कि आपका दिल ही नहीं करेगा यार इनसे उठा जाए, इनके पास से उठा जाए, इनकी बात को रद्द किया जाए, इनकी बात के अंदर बात की जाए। लेकिन फिर भी मैंने बड़ी गुस्ताखियाँ की इनको। सवाल जब ये जवाब कर दे रहे होते थे, फिर भी मैं थोड़ा सा सवाल कर देता था, यानी कि गुस्ताखी कर देता था। तो ये पॉडकास्ट मुझे लगता है कि आपको तो अच्छी लगी होगी, लेकिन ये मेरे कैरियर की इस हवाले से बहुत अच्छी पॉडकास्ट है, क्योंकि मैं एक कद्दावर शख्सियत के पास बैठ के मैंने इल्म लिया। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।